प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खूब मेहनत से पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 3। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाला चैप्टर है। इसलिए इसे बड़ी ही सावधानीपूर्वक और बड़े ही ध्यान से पढ़िए। चैप्टर है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके पहले हम लोगों ने 9th में भी इसी से रिलेटेड चैप्टर पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जानने के पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में चर क्या हैं। हम लोग जानते हैं चर यानी वेरिएबल्स। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में पहले तो हम लोग ये एक बार रिवाइज कर लें कि चर क्या हैं, समीकरण क्या हैं, रैखिक समीकरण क्या हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या हैं। चर यानी वेरिएबल्स जानते हैं, इन्हें इंग्लिश के अक्षरों द्वारा XYZ या ABC द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी जिनकी वैल्यू चेंज हो सके उन्हें क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स यानी चर। और ऐसे ही अचर यानी कांस्टेंट्स जो नंबर्स द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या हैं? ये कांस्टेंट हैं यानी अचर हैं। इन्हीं अचर और चर यानी कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बीच में जो ऑपरेशंस होते हैं, जो हमारे पास ऑपरेशनल सिंबल हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये चारों प्रकार के ऑपरेशन इन्हीं कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बीच में होने के बाद जो चीज़ें हमें मिलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे माना हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म लिया 3 और दूसरा लिया x। इस 3 और x में अगर हमने इन्हें मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया? 3x। तो ये 3x क्या है? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यानी बीजीय व्यंजक है। इक्वेशन में इन्हीं बीजीय व्यंजकों को रिप्रेजेंट करते हैं समीकरण या इक्वेशन किसे कहते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2x + 5 = 23। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो साइड्स हैं। इक्वल के लेफ्ट साइड पे को बोलेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के राइट साइड को बोलेंगे RHS यानी राइट हैंड साइड। यानी इक्वेशन में दो टर्म मिलते हैं, एक तो LHS टर्म मिलेगा, दूसरा RHS टर्म मिलेगा। LHS हमेशा RHS के बराबर होगा। यहाँ पर वेरिएबल्स x यानी जो चर के सभी मानों के लिए सत्य नहीं होते। इसका मतलब कि अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो 2x = 23 माइनस इक्वल साइड चेंज करेगा तो -5 हो जाएगा। तो 23 - 5 = 18 एंड 2 क्या होगा? इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो x = 18/2 यानी 9। तो इस इक्वेशन में 9 यानी x के स्थान पर 9 आप पुट करेंगे, तभी यह LHS साइड RHS के इक्वल होगा। तो समीकरण क्या है समझिए। समीकरण में चर के सभी मान यानी बराबर 23 के नहीं होते हैं, केवल x के एक ही मान बराबर होंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे? समीकरण या इक्वेशन। ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच कंटेन्स 1 or more अननोन वेरिएबल्स इज कॉल्ड इक्वेशन। तो यहां पर कितने वेरिएबल्स हैं? एक हैं, और यह x का मान जो है
केवल और केवल एक ही मान इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है, इसीलिए यह इसे क्या बोला जाएगा, समीकरण या इक्वेशन बोला जाएगा। जब वेरिएबल्स के सभी मान इसके लिए यानी इक्वलिटी के लिए सत्य हों, जब सत्य नहीं होंगे तो इक्वेशन, और जब वेरिएबल्स के सभी मान सत्य होंगे तो उन्हें बोल देंगे आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका। आइडेंटिटी और सर्वसमीकाओं के बीच में अंतर को हमने क्लास 9th के 9th लेक्चर वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। दूसरी बात कि यहां देखिए चर कितने हैं, एक है। जब इस चर की वैल्यू डिग्री जो होगी, इस चर की डिग्री जो है अगर 1 होगी तो उन्हें लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। यानी लीनियर इक्वेशन जब कोई भी चर अधिकतम घात 1 रखता हो तो उन्हें लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण बोलते हैं। इसी तरीके से अगर इस वेरिएबल्स की डिग्री 2 होगी तो उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, जब इनकी डिग्री 3 होगी तो उन्हें क्यूबिक इक्वेशन यानी त्रिघात समीकरण, और जब इनकी डिग्री 4 होगी तो इन्हें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए, चूंकि यहां बराबर का चिन्ह है और चर के सभी मान के लिए यह सत्य नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, यह एक इक्वेशन है। ठीक ना, इसीलिए यह क्या है, यह एक इक्वेशन है। दूसरी चीज, चूंकि यहां पर चर की घात 1 है, इसलिए यह क्या है, यह लीनियर इक्वेशन है यानी रैखिक समीकरण है। और चूंकि यहां पर चर 1 है, इसलिए यह कैसा लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण है। यह बात क्लियर हुई। अब आइए हम लोग देखते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण और 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के बीच में क्या अंतर होता है, इनको कैसे हम पहचान सकते हैं। इनको देखते ही हम कैसे क्लियर होंगे कि यह 1 वेरिएबल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है और ये या फिर 2 वेरिएबल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है। आइए, जो एग्जांपल अभी हमने लिया था 2x + 5 = 23, तो आप ध्यान दीजिए यह क्या है, यह एक इक्वेशन है, 1 इक्वेशन, और यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, 1 वेरिएबल्स, x ही केवल एक इसका वेरिएबल है, यानी यहाँ पर ये 1 वेरिएबल है। अगर कहा जाए आप इन्हें सॉल्व कीजिए तो जनरली बड़े आसानी से ये सॉल्व हो सकता है। 2x = 23 प्लस इक्वल साइड चेंज करेगा -5 हो जाएगा, तो 23 - 5 = 18, x = 18/2 = 9। यहाँ पर आप x की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और ये क्या है, यह भी एक लीनियर इक्वेशन है, चूंकि x की पावर यहाँ क्या है, 1 है, लेकिन चूंकि वेरिएबल 1 है इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स है। और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स को इन जनरल क्या हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं ax + b = 0। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ 2x निकाला फिर x निकाला, वैसे ही यहाँ पर हम लोग ax और फिर x निकाल सकते हैं। ax = b, इक्वल साइड चेंज करके -b हो जाएगा, और x = -b/a। तो जिस तरीके से यह वैल्यू आई, ठीक ना, वैसे ही यह x = -b/a। यही है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर अब आपको आगे मान लीजिए ये इक्वेशन दिया जाए x + 2 = 23, तो ये कितने इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, 1 इक्वेशन, और इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, x एंड y। अब इसके बाद कहा जाए कि आप इसे सॉल्व कीजिए, तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे, संभवतः इन जनरल हम इसे नहीं सॉल्व कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि एक वेरिएबल्स के लिए दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू कुछ मान लें,
या दूसरे वेरिएबल्स के लिए पहली वेरिएबल्स की कुछ वैल्यू मान लें। सपोज x इक्वल टू मैं मान लूँ 5, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर x इक्वल टू 5 मान लिया तो y इक्वल टू 23 माइनस 5 यानी क्या हो जाएगा? 18। ऐसे ही अगर x इक्वल टू मैंने मान लिया सपोज 7 मान लूँ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16। अब आप ध्यान दीजिए कि 18 प्लस 5 इक्वल टू 23, 16 प्लस 7 इक्वल टू 23। तो अल्टीमेट एक वेरिएबल्स के लिए दूसरे वेरिएबल्स की कोई वैल्यू मान के आप निकाल सकते हैं, और ऐसा आप जो है इनफाइनाइट टाइम्स कर सकते हैं। यानी जितनी भी चाहें एक वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू मान के दूसरी वेरिएबल्स की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन एक्चुअल आप इस दोनों का एक इक्वेशन में वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये तो पहली कंडीशन है। और दूसरी, अगर आपको इनके यूनिक वैल्यू निकालना है तो इसके लिए ज़रूरी ये होना चाहिए कि यहाँ पर टू वेरिएबल्स के साथ क्या होना चाहिए? टू इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक ना। इन्हें अगर ये x प्लस वाई इक्वल टू 23 है तो जैसे इन जनरल हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया, इन्हें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या हो सकता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इन जनरल हम लोग क्या कर सकते हैं? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a एंड b और नॉट इक्वल टू 0 एंड a, b एंड c क्या है? वो एक रियल नंबर है, ठीक ना। तो यानी जनरल आप x y की यूनिक वैल्यू यहाँ नहीं निकाल सकते। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि टू इक्वेशन हो। यानी अगर कोई x प्लस वाई इक्वल टू 23 है तो उसके साथ ज़रूरी ये है कि x माइनस वाई इक्वल टू 10 हो, यानी कोई एक दूसरा इक्वेशन इसमें दिया गया हो। तो ये क्या है? यह लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। कितने इसमें इक्वेशन है? टू इक्वेशन है। ठीक ना। यहाँ पर टू इक्वेशन हैं और टू वेरिएबल्स हैं, तब आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आपके इस चैप्टर में यहाँ पर जनरली हम लोग मोस्ट प्रोबेबल 80 to 90% क्वेश्चन जो हैं इसी पर देखेंगे। तो एक्चुअली इसे जो है हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के लिए, और दूसरा इस वाले इक्वेशन के लिए भी क्या हो जाएगा? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन फिर आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सा किस इक्वेशन के लिए है? तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसे a1 x1 b1 y1 c1 यानी ये पहले इक्वेशन के लिए है, और दूसरे को a2 x2 b2 y2 c2 इस तरीके से मान लेते हैं। और यह क्या है? टू लीनियर इक्वेशन है। हाँ, यानी ये क्या है? ये पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी यहाँ वेरिएबल्स क्या हैं? x है और y है, ठीक ना। वेरिएबल्स क्या है? x और y है, और दो इक्वेशन हैं। तो इस तरीके से ये क्या है? यही है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी ये पेयर्स के रूप में है, यानी जोड़े के रूप में है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर इस इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 23 और दूसरा इक्वेशन आपको दिया जाए a प्लस बी इक्वल टू 10, तो क्या यह और ये दोनों पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स क्या हैं? वो डिफ़र हो रही हैं।
वेरिएबल्स अलग अलग हैं, इसलिए ज़रूरी ये है कि वेरिएबल्स जो हों वो सेम हों, ठीक ना, तभी उनका पेयर्स बनेगा। अगर वो वेरिएबल्स अलग अलग हैं तो वो पेयर्स नहीं बनते, ठीक ना। तो इसलिए केवल यही दोनों इक्वेशन जो हैं वो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। अब आइए इसके आगे देखते हैं पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, समकालिक दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए 2x + 3y + 5 = 0 और दूसरा 6x + 7y + 8 = 0। यानी यह दो इक्वेशन हैं। साइमल्टेनियस का मतलब कि इस पहले इक्वेशन के साथ ये दूसरा इक्वेशन एक टाइम में, चूँकि हम लोगों ने देखा कि दो चर जब होते हैं तो दो चरों वाले इक्वेशंस को जब तक दो इक्वेशन नहीं होंगे तब तक हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो यानी कोई दो इक्वेशन एक साथ होंगे, यानी एक समय में समकालिक दो इक्वेशन दो चरों वाले एक साथ होंगे, तभी हम उनको यूनिक रूप से उनकी वैल्यू, दो चरों की x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि मान लीजिए पहले इक्वेशन को हमने लिखा इन जनरल, जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स लिखे जाते हैं, ax + by + c = 0 और दूसरे को लिखा ax + by + c = 0। तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा यह जनरल फॉर्म जो है किस इक्वेशन के लिए है? तो इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं कि a1 यानी वो क्या होगा 2 और b1 वो क्या होगा 3 और c1 जो है वो 5 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से 6x में a2 वो 6 को, b2 वो दूसरे इक्वेशन में 7 को और c2 जो है वो दूसरे इक्वेशन में 8 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी यहाँ पर a1, b1 और c1 तथा a2, b2 और c2 ये क्या है? एक रियल नंबर है। रियल नंबर तो है ही हैं, प्लस इसके साथ a1, a2 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है। a1 एंड a2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x और b1 एंड b2 ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक ना। सच दैट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे हैं? यानी a1 b1 वैसे भी 0 नहीं होने चाहिए, तो उनका जब स्क्वायर करेंगे तो वो 0 नहीं होंगे। वैसे ही a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 इज ए पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यही जो है समकालिक दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म का एक इक्वेशन है। अब आइए इसके बाद देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण। एक चीज इसके पहले ये जान लीजिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो सॉल्यूशन है, इनके क्वेश्चंस को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला ग्राफिकल मेथड द्वारा यानी आलेखीय विधि द्वारा, और दूसरा अलजेब्रिक मेथड यानी बीजीय विधि द्वारा। अलजेब्रिक मेथड में भी तीन टाइप्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन सभी विधियों का अध्ययन हम लोग इस पूरे चैप्टर्स में करेंगे। लेकिन अभी आइए हम लोग देखते हैं कि यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, तो हम लोग जानते हैं कि रैखिक समीकरण का वक्र जो है, कर्व जो है वो कैसा, वो स्ट्रेट लाइन में मिलता है, या तो अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन
अगर अपवर्ड मिलता है तो हम लोग इसके पहले देख चुके हैं कि वो पॉजिटिव स्लोप का होता है, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन का होता है तो वो नेगेटिव स्लोप का होता है। जनरली हम लोग वन वेरिएबल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी ax प्लस बी इक्वल टू 0 के ग्राफीय निरूपण को देखा था कि जब ax प्लस बी होगा तो ग्राफ जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन का होगा। समझ रहे हैं? यानी वन वेरिएबल्स में चेंज, एक चर में परिवर्तन के कारण दूसरे में परिवर्तन वैसा ही होगा जैसा पहले में होता है। यानी अगर x वेरिएबल्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो इसके बढ़ने के कारण y वेरिएबल्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। यही है पॉजिटिव स्लोप, यही है वन वेरिएबल्स ऑफ पॉजिटिव स्लोप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जब एक चर में परिवर्तन के कारण दूसरे चर में उसका उल्टा परिवर्तन हो, जैसे मूल्य बढ़ने के कारण यदि मांग में कमी हो तो मूल्य बढ़ना यानी मांग कम होना, तो बढ़ना और कम होना ये अपोजिट डायरेक्शन के चेंज हैं, तो इनके स्लोप जो मिलते हैं वो निगेटिव डायरेक्शन के होते हैं यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन के होते हैं। अब इसी के आधार पर हम लोग आगे इस चीज़ को देखते हैं कि जब वन वेरिएबल्स के बाद टू वेरिएबल्स की बात आती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो लीनियर लाइन वहाँ पर एक मिलती थी, अब यहाँ पर टू लाइन्स मिलेंगी, टू स्ट्रेट लाइन मिलेंगी, दो सीधी रेखाएं मिलेंगी। तो अगर दो सीधी रेखाएं मिलती हैं तो उनकी क्या कंडीशन हो सकती है? या तो वो दोनों सीधी रेखाएं आपस में एक दूसरे को कट करें, या फिर दोनों सीधी रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हों, या दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के संपाती हो जाएं। तो इसी चीज़ को यहाँ बताया गया है कि द टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। अगर दो लाइन्स आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो वो किन्हीं ना किन्हीं एक पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को कट करेंगी। ये पहली कंडीशन दो लाइन्स के संभावना ये बनती है, और दूसरी दो लाइन्स की ये बनती है कि द टू लाइन्स आर पैरेलल, यानी दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हों। आप देखिए कि जो डिस्टेंस यहाँ पर इनके बीच में है वही डिस्टेंस यहाँ पर भी है, यानी दोनों लाइंस आपस में कहीं भी चाहे आगे चाहे पीछे मिलेंगी नहीं। तीसरी कंडीशन ये बन सकती है द टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी दोनों रेखाएं संपाती हों, दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के संपाती हो जाएं, यानी ओवरलैप कर जाएं। ठीक ना? तो यही तीन कंडीशन ऐसी हैं जहां पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण हमें प्राप्त होता है। इसके बाद अगर हम लोग यह रिप्रेजेंट करना चाहें इसे कोऑर्डिनेट के रूप में, तो जब किसी कोऑर्डिनेट में दो रेखाएं मान लीजिए आपस में एक दूसरे को कट करती हैं तो वो ऐसे फिगर्स को दे सकती हैं। तो अब इससे ये क्लियर हो रहा है कि टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यानी दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस तरीके का आपको मिलेगा। और जब इसे कोऑर्डिनेट के रूप में आप रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पर देखिए एक यह लाइंस क्या है, मान लीजिए ये a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 है, और दूसरी लाइन ये जो है ये a2x प्लस b2y प्लस c2 है, जो कि इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हैं, a और b हैं। यानी इनके प्रतिच्छेद बिंदु क्या हैं, वो कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट a एंड b है, यानी x इक्वल टू a और y इक्वल टू b दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। यानी ये यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर प्राप्त होएगा जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काटती हैं। तो ध्यान दीजिएगा वहाँ पर हमें क्या मिलता है, हमें वहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी चीज़, अगर टू लाइन्स आर पैरेलल, दो रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हैं, तो कोऑर्डिनेट के रूप में हम उन्हें ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वन लाइन इज a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड सेकेंड इज द a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो एक्चुअली यह दोनों लाइंस आपस में कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ना एक दूसरे को कट करेंगी। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन मिलेगा वो सोल्यूशन कैसा होगा, नो सोल्यूशन। इसका कोई भी एक एग्जैक्ट
सॉल्यूशन नहीं मिलता है, इसीलिए इसे बोला जाता है कि यह असंगत निकाय है। तो यानी पहला वाला क्या है, अद्वितीय निकाय है और यह असंगत निकाय है। इसी तरीके से द टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यानी दो लाइन रेखाएं संपाती हैं, तो उन्हें कोऑर्डिनेट के रूप में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और यही लाइन जो होगा वही a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और वही a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, दोनों इसी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। और इस कंडीशन में क्या जो हमें सोल्यूशन मिलेगा वो इनफाइनाइट मिलेगा, अपरिमित हल मिलेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, यह इंपॉर्टेंट है। अपरिमित हल का मतलब यह है कि जैसे किसी भी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स x और y दिए गए हैं, एक इक्वेशन दिया गया है, जैसे हमने इसके पहले लिया था x प्लस वाई इक्वल टू 23, तो आप यहाँ पर x की कोई एक वैल्यू रखकर y की वैल्यू निकाल सकते हो, x की दूसरी वैल्यू रख के y की उसी के अनुसार वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसा आप x की जितनी भी वैल्यू रखते जाओगे y की उतनी ही वैल्यू निकलती जाएगी। वही यानी कहने का मतलब वहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता है, अपरिमित हल मिलता है। ठीक है। दूसरा यूनिक और असंगत, आइए अब इनको आगे देखते हैं। तो ये अपरिमित हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, इसको समझने के लिए आइए हम लोग देखते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। हम जानते हैं कि फॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को इन जनरल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरे इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि मान लीजिए अगर हमें इक्वेशन दिया गया x प्लस वाई इक्वल टू 2 और दूसरा इक्वेशन दिया गया कि x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो जनरली इस फॉर्म को टू इक्वेशन और टू वेरिएबल्स, तो इसे हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें यह जरूरी नहीं है कि कॉफिशिएंट ऑफ x a1 और दूसरे इक्वेशन का कॉफिशिएंट ऑफ x यानी a2 का जो रेशियो है वह रेशियो कॉफिशिएंट ऑफ y इन वन इक्वेशन इज b1 एंड कॉफिशिएंट ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन इज b2। द रेशियोज ऑफ b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ a1 बाई a2। यह जरूरी नहीं है। और अगर यह ऐसा होता है कि a1 बाई a2 का रेशियो b1 बाई b2 के रेशियो के इक्वल नहीं होता है, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जब वन लाइन आल्सो कट टू सेकेंड लाइन, यानी एक लीनियर लाइन दूसरी लीनियर लाइन को इंटरसेक्ट करती है, ठीक ना, काटती है, तो वो इक्वेशन कैसा होगा, वो कंसिस्टेंट इक्वेशन होगा और इसका सॉल्यूशन जो निकलेगा, हल जो निकलेगा वो यूनिक निकलेगा। ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात कि जब दो वेरिएबल्स के दो इक्वेशन दिए गए हैं और जहां पर C1 और C2 दोनों अलग अलग हैं, तो वहां पर जो ग्राफ मिलेगा वो टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर और उनका सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा और वो इक्वेशन जो होगा वो संगत निकाय होगा। क्या होगा, हिंदी में कंसिस्टेंट इक्वेशन, यानी यह जो होगा वो संगत निकाय का होगा। ठीक ना। दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू 2, अगर x प्लस वाई इक्वल टू 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या हो जाएगा भाई, x को 2 से कराया तो 2x और y को 2 से कराया तो 2y और इस 2 से 2 को कराया तो 4, तो यानी वो इक्वेशन आना चाहिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। लेकिन एक्चुअल हमें जो इक्वेशन दी जाए, जब इस तरीके से दी जाए कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 बट 2x प्लस 2y इधर तो डबल कर दिया जाए,
लेकिन यह जो है C2 को जो है डबल ना किया जाए, बल्कि उसके स्थान पर 17 कर दिया जाए। तो यह इक्वेशन एक्चुअली क्या हो जाएगी, देना ये चाहिए था लेकिन ये ना दे, ये इक्वेशन दे दे, तो वो इक्वेशन क्या होगी, रॉन्ग होगी, वो गलत इक्वेशन होगी। और इस आधार पर वो इक्वेशन बोला जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन। और अगर ये असंगत निकाय, तो यानी कहने का मतलब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो क्या होगा, वो पैरेलल लाइंस का होगा। और इनका सॉल्यूशन जो निकलेगा वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, यानी नो सॉल्यूशन। तो यानी जब पैरेलल लाइंस के इक्वेशन दिए जाएंगे तो उनके सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, और वो इक्वेशन जो होंगे वो इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन होंगे। ठीक। अब आइए तीसरी बात कि जब इक्वेशन x + y = 2 को डबल किया जाता है तो वो 2x + 2y = 4 एक्चुअल क्या है कि यही इक्वेशन है, केवल इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दिया गया। तो वहाँ पर coefficient of x in one equation is a1 and coefficient of x in second equations of a2. The ratios of a1 and a2 also be equal to ratios of b1 by b2 is equal to ratios of c1 by c2. तो यहाँ पर क्या होगा, यह इक्वेशन कैसा होगा, ये कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन होगा, यानी संगत निकाय का होगा, और इनका सॉल्यूशन जो होगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होएगा। यानी जैसे हमने इसके पहले देखा कि एक ही इक्वेशन में जब दो वेरिएबल्स होंगे तो x और y की वैल्यू जनरली हम लोग नहीं ज्ञात कर पाएंगे, लेकिन अगर x की कोई एक वैल्यू मान लेंगे तो y की दूसरी वैल्यू निकल आएगी, x की दूसरी मानेंगे तो y की उसी के अनुसार निकलेगी, x की कोई तीसरी वैल्यू मानेंगे तो y, तो यानी इस तरीके का सॉल्यूशन जो होगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होएगा। समझ रहे हैं, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी के आधार पर हम लोग इसकी एक्सरसाइज लगाते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ध्यानपूर्वक समझिए। थैंक यू।